नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं प्रतीक्षा। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अमेरिका ने ईरान पर B-2 बॉम्बर और टॉम हॉक मिसाइलों से हमला कर 3 परमाणु ठिकानों को किया तबाह। चुनाव बाद खुला खर्चों का राज। राष्ट्रीय जनता दल ने प्रचार से ज्यादा पैसा तेजस्वी की यात्राओं पर लुटाया। नितिन गडकरी का बड़ा बयान, अब तक सिर्फ न्यूज रील थी, असली फिल्म 2029 में शुरू होगी। तेजस्वी का नीतीश पर वार, बुजुर्ग हो चुके हैं, पेंशन योजना भी हमारी कॉपी की। बिहार झारखंड जीएसटी घोटालों में सीबीआई की रेड, 7 शहरों में छापे, कस्टम कमिश्नर समेत 29 पर केस दर्ज। अब खबरें विस्तार से। ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग अब और भड़क गई है, क्योंकि अमेरिका भी इस संघर्ष में कूद चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया है। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक B-2 बॉम्बर्स और टॉम हॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। फोर्डो परमाणु ठिकाने पर अकेले 30 टन बम गिराए गए, जिससे वहां भारी तबाही मची। नतांज और इस्फहान में पनडुब्बियों से 400 मील दूर से टॉम हॉक मिसाइलें दागी गई, तो B-2 बॉम्बर बिना रडार में आए 12 किलोमीटर की ऊंचाई से अचूक हमला करने में सक्षम है। इनकी वॉरहेड क्षमता 18 टन है और रेंज 19,000 किलोमीटर तक जाती है। वही टॉम हॉक मिसाइलें 2,400 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जो सटीकता के लिए जानी जाती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले के बाद ईरान से शांति की अपील की है, लेकिन चेतावनी भी दी, या तो शांति या त्रासदी। उन्होंने साफ किया है कि अगर ईरान नहीं रुका तो अगली लहर और भी भयानक होगी। ईरान में अब भी कई टारगेट बचे हैं जिन्हें अमेरिका निशाना बना सकता है। यह हमला वैश्विक तनाव को और बढ़ा सकता है और पश्चिम एशिया में हालात गंभीर हो सकते हैं। B-2 बॉम्बर और टॉम हॉक मिसाइलों के इस हमले को अमेरिका की सैन्य ताकत का खुला प्रदर्शन माना जा रहा है। इस हमले से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जबरदस्त झटका लगा है। अब पूरी दुनिया की नजर ईरान के अगले कदम पर है। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब उनके पीछे छुपे खर्चों की कहानी सामने आ रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की नई रिपोर्ट ने दलों के चुनावी खर्च का ब्यौरा उजागर किया है। बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा राजद के खर्च की हो रही है, जिससे करीब 90% राशि यात्रा मद में लगा दी। राष्ट्रीय जनता दल ने कुल 8.7 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें से सबसे अधिक हेलीकॉप्टर और सड़क यात्राओं पर किया गया। जेडीयू का खर्च इसमें कई ज्यादा 31.37 करोड़ रहा है, जिसमें यात्रा और प्रचार दोनों पर संतुलित व्यय हुआ है। लोजपा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी चुनाव आयोग को अपना खर्च विवरण सौंपा। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपए से अधिक प्रचार पर झोंक दिए गए हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा खर्च जो है वो 795 करोड़ यात्रा पर और 402 करोड़ उम्मीदवारों को दी गई राशि पर हुआ है। सबसे कम खर्च 28 करोड़ रुपए आपराधिक रिकॉर्ड की प्रकाशन पर किया गया है। तेजस्वी यादव की यात्राओं पर ही राजद का 90% बजट खर्च होना दिखता है, कि पूरी प्रचार उन पर केंद्रित था। एडीआर ने सुझाव दिया है कि दलों के खर्च पर निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की तरह समीक्षक भी नियुक्त हो। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ दलों ने विवरण सौंपने में 300 दिन से ज्यादा की देरी की। जेडीयू ने 4 दिन की देरी से रिपोर्ट की, जबकि राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी ने रिकॉर्ड देरी की। वर्चुअल प्रचार पर भी करीब 132 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन पारदर्शिता अब भी सवालों के घेरे में है। साफ है, राजनीति में अब सिर्फ मुद्दों की नहीं, करोड़ों की रणनीति की भी प्रतिस्पर्धा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2029 के आम चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। गडकरी ने कहा है कि बीते 11 साल तो सिर्फ एक न्यूज रील थी, असली फिल्म तो अब शुरू होगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। गडकरी ने साफ किया है कि उन्होंने अभी अपनी राजनीतिक प्रोफाइल का प्रचार नहीं किया, न ही अपने समर्थकों से हवाई अड्डों पर स्वागत करवाया या प्रचार करवाया। गडकरी ने कहा है कि आज वो सड़क से ज्यादा कृषि और समाज के मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने विदर्भ में किसानों की आत्महत्या रोकने को अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकता बताया।
भारत की प्रति व्यक्ति आय पर पूछे सवाल पर उन्होंने जनसंख्या को जिम्मेदार ठहराया है। तो गडकरी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हुए इसे आर्थिक मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा है कि विकास हो रहा है, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण उसका असर नहीं दिखता। गडकरी ने इस बयान को 2029 से पहले पार्टी के भीतर संभावित संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यह बयान कई राजनीतिक मायनों में अहम माना जा रहा है। मानसून ने बिहार को भले ही ठंडक दी हो, लेकिन सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक है और राजनीतिक दल पूरी तरह चुनावी मोड में है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार और एनडीए पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि जेडीयू का टिकट अब खुद अमित शाह बांटेंगे और संजय झा बीजेपी के आदमी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं, बिहार उनसे नहीं संभल पा रहा है। वृद्धा पेंशन बढ़ाने के फैसले पर तेजस्वी ने इसे हमारी योजना की नकल बताया है। उनका दावा है कि यह घोषणा उन्होंने पहले ही की थी और नीतीश सरकार ने बस कॉपी किया है। तेजस्वी ने कहा है कि आने वाले दिनों में यह सरकार माई बहन योजना भी नकल करेगी। तो बीजेपी पर हमला करते हुए तेजस्वी ने कहा है ये लोग बिहार की जनता की जेब काट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पॉकेट मार कहना गलत नहीं, क्योंकि ये जनता के पैसे लूट रहे हैं। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा है और पूछा है कि महंगाई और बेरोजगारी पर चुप्पी क्यों। बिहार की सियासत अब मुद्दों से ज्यादा आरोप प्रत्यारोप की आंधी में उलझती दिख रही है। सीबीआई ने बिहार और झारखंड में 100 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी रिफंड घोटाले में एक बड़ी कार्रवाई की है। पटना, पूर्णिया, नालंदा, मुंगेर और झारखंड के जमशेदपुर समेत 60 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस घोटाले में बिहार के तत्कालीन कस्टम आयुक्त रणविजय कुमार समेत 4 वरिष्ठ अफसर आरोपी है। सीबीआई की टीम ने छापों में 7 सोने के बिस्किट, संदिग्ध दस्तावेज और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोप है कि फर्जी निर्यात बिल बनाकर टाइल्स और ऑटो पार्ट्स का कारोबार दिखाया गया है। बिहार और झारखंड की 23 फर्जी कंपनियों की मिलीभगत सामने आ रही है। इन कंपनियों के जरिए फर्जी तरीके से जीएसटी रिफंड का दावा किया गया है। रिफंड पास कराने के लिए कस्टम अधिकारियों को रिश्वत की पेशकश की गई है। सरकारी खजाने को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। तो भीमनगर और जयनगर के कस्टम अधीक्षक भी इस घोटाले में नामजद है। सीबीआई ने अब तक कुल 29 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच अब इन अधिकारियों और फर्जी कंपनियों के नेटवर्क पर केंद्रित है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और मध्य प्रदेश के सतना जिले में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी है, वहीं कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन गई है। चित्रकूट की गुप्त गोदावरी गुफा में पानी इतना भर गया है कि उसका प्रवेश द्वार बंद करना पड़ा। मंदाकिनी और बरदहा नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सतना में आरोग्य धाम के पास सड़क पर रपटा डूब गया है और रास्ता बंद हो गया है। आरोग्य धाम से रावतापुरा सरकार आश्रम तक कई फीट तक पानी भर चुका है। पैशवनी नदी में तूफान के चलते संतोषी अखाड़ा के पीछे रहने वाले का संपर्क जो है वो टूट गया है। करीब 50 घर अब बाहर की दुनिया से कट गए हैं। अस्थायी रास्ता भी बह गया है। बरदहा नदी पर बने रपटे से चमरोहा गांव के ग्रामीणों का संपर्क ब्लॉक और तहसील से टूट चुका है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है।
ब्राजील के सांता कैटरीना राज्य में एक हॉट एयर बलून हादसे का शिकार हो गया है। उड़ान के दौरान बलून में अचानक आग लग गई और वह सीधा आसमान से नीचे गिर पड़ा। इस हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 13 अन्य घायल हो चुके हैं। घायलों को तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय मीडिया ने हादसे का वीडियो जारी किया है, जिसमें बलून आग की लपेट में घिरा दिख रहा है। हादसे के समय बलून में कुल 21 लोग सवार थे, जिनमें पायलट भी शामिल था। फायर फाइटर्स ने बताया है कि यह हादसा शनिवार को हुआ। जून में ब्राजील में बलून उड़ाने एक लोकप्रिय गतिविधि होती है। यह हादसा संत जॉन फेस्टिवल के दौरान हुआ है, जब बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। हादसे की जांच शुरू हो गई है और तकनीकी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। इससे सबसे पहले साओ पाउलो में ऐसा हादसा हो चुका है, जिसमें एक महिला की मौत हो चुकी थी। अहमदाबाद विमान हादसे में 275 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 247 शवों की पहचान डीएनए जांच में हो चुकी है। अब तक 232 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं, जबकि 8 मामलों में दोबारा डीएनए सैंपल मांगे गए हैं। हादसे में फिल्म निर्माता महेश जिरवाला की भी मौत हो चुकी है, जिनकी शिनाख्त हाल ही में हुई है। क्रू मेंबर्स दीपक पाठक को ठाणे में और इरफान शेख को पुणे में भावभीनी विदाई दी गई। इरफान ने हाल ही में एयरलाइन करियर शुरू किया था और विस्तारा से होते हुए एयर इंडिया से जुड़े थे। एयर इंडिया ने मृतकों और घायलों के परिवारों को 25 लाख रुपए की अंतरिम मुआवजा राशि देने का शुरू कर दिया है। तो अब तक 3 परिवारों को भुगतान दे चुके हैं। यह राशि टाटा सन्स के 1 करोड़ के मुआवजे से अलग है। हादसे में मारे गए 147 भारतीयों में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दीव और नागालैंड के लोग शामिल हैं। ट्रामा काउंसलिंग के लिए मनोवैज्ञानिकों की टीम पीड़ित परिवारों की मदद कर रही है। पूरे हादसे की तकनीकी जांच अभी जारी है और बाकी 8 शवों की शिनाख्त के बाद रिपोर्ट पूरी मानी जाएगी। शेयर बाजार में इस हफ्ते पैसों की जबरदस्त बारिश होने जा रही है। कुल 12 आईपीओ के जरिए 15,800 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है। सबसे बड़ा आईपीओ एचडीएफसी बैंक की एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का रहेगा, जो 25 जून को खुलेगा। इसका आंकड़ा 12,500 करोड़ रुपए का है, जो 27 जून तक खुला रहेगा। साथ ही 8 कंपनियां पहली बार शेयर बाजार में डेब्यू करने जा रही है। बाजार में फिलहाल मैक्रो इकोनॉमिक संकेतकों में सुधार और अच्छी तरलता का असर दिख रहा है। खुदरा और संस्थागत निवेशकों की बढ़ती भागीदारी ने बाजार को रफ्तार दी है। जानकारों के मुताबिक फंड जुटाने की यह रफ्तार आगे भी जारी रहने वाली है। यह प्राथमिक बाजार के लिए बेहद उत्साहजनक संकेत माना जा रहा है। तो निवेशकों के लिए यह हफ्ता जो है वो आईपीओ के लिहाज से काफी अहम साबित हो सकता है। थ्रिल और सस्पेंस के दीवानों के लिए खुशखबरी है। दृश्यम 3 का ऐलान हो गया है। अजय देवगन और मोहनलाल दोनों अपनी अपनी फिल्मों की शूटिंग अक्टूबर 2025 से एक साथ शुरू करेंगे। ये पहली बार होगा जब हिंदी और मलयालम वर्जन की शूटिंग समांतर चलेगी। अजय देवगन की दृश्यम 3 गांधी जयंती पर यानी 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी। वहीं मोहनलाल ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर फिल्म का ऐलान किया है। उन्होंने लिखा है कि जॉर्ज कुट्टी पर फिर एक बार कैमरा घूमेगा, बीता हुआ कभी छुप नहीं सकता। इस लाइन से साफ है कि कहानी में एक बार फिर चौंका देने वाला ट्विस्ट आने वाला है। पहले के दोनों पार्ट्स ने दर्शकों को सस्पेंस और माइंड गेम्स से बांधे रखा है। अब तीसरे भाग में परिवार को बचाने के लिए पिता कितनी दूर जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिल्म एक साथ बनने के कारण दर्शकों में एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। दृश्यम 3 सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी होगी। सबकी निगाहें उस दिन पर है जब फिर से पर्दे पर लौटेंगे विजय सालगांवकर और जॉर्ज कुट्टी। फिलहाल आवाज इंडिया समाचारों में इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।